सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं, एक शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का बार बार रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी को और धार मिल रही है। आज का सेशन एक और कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन, ये 36वां कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन है, 36। इससे पहले हम 35 कर चुके हैं और इन 35 कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के अलावा लगभग 70 विनाश डाउट सेशंस भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। आप एग्जाम से पहले एक बार इन सभी क्लासेस को ठीक ढंग से देख लें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज का ये जो सेशन है ये लिटरेचर पार्ट का है। लिटरेचर में हम कोशिश करते हैं कि एक क्लास इंडियन लिटरेचर की हो और एक क्लास आपके मूवमेंट्स और पेड्स की हो, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स पे मैंने खूब सारी क्लासेस पहले ही करवा दी हैं, आप लोगों ने वो देख भी ली होंगी, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो क्लास है आज की, इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से मूवमेंट्स और पेड्स को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वे कैंडिडेट्स जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से बाई कर सकते हैं। राजस्थान की सबसे शानदार बेस्ट टेस्ट सीरीज वीनस टेस्ट सीरीज है, क्योंकि उसमें डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाले टेस्ट के साथ साथ मंथली टेस्ट्स बिल्कुल फ्री होते हैं, तो आप जरूर उनको ज्वाइन कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को हमने इस ढंग से बनाया है कि कहीं न कहीं से क्वेश्चन आपको मिल ही जाए। देखो, पहला, द वर्क्स हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनार्ड। दो चीजें करनी है आपको। एक तो इसको याद रखना है, हार्ट ऑफ डार्कनेस ये किसका लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे जोसेफ कॉनार्ड का। ठीक है। उसके बाद द वेस्टलैंड किसकी है, टी.एस. इलियट। यूलिसिस किसका है, जेम्स जॉयस। यूलिसिस किसका है, जेम्स जॉयस। एंड इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो एजरा पाउंड, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय हेनरी जेम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं, यानी ये कौन से एज में लिखे हुए वर्क्स हैं, कौन से एज के इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो ये जो भी आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये सब के सब मॉडर्न एज के रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स हैं। मॉडर्न एज के बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनल वर्क्स जिनको आप कह सकते हैं, ये हैं। आपसे एक एक करके भी पूछा जा सकता है, इनमें से कोई एक पूछ ले। जैसे आपसे ये पूछ ले, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है ये किसका वर्क है, तो ये हेनरी जेम्स का है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर केवल मॉडर्निस्ट मोमेंट है, इतना याद नहीं करें। ये क्वेश्चन आप इस ढंग से याद करें कि हार्ट ऑफ डार्कनेस किसका है, जोसेफ कॉनार्ड। तो आप जोसेफ कॉनार्ड को याद रखें, टी.एस. इलियट को याद रखें, जेम्स जॉयस को याद रखें, एजरा पाउंड को याद रखें, हेनरी जेम्स को याद रखें। ये सारे के सारे मॉडर्न राइटर्स हैं। ये सारे के सारे कौन से एज से रिलेटेड हैं, ये मॉडर्न एज से रिलेटेड हैं, और फिर ये इनके इंपोर्टेंट वर्क्स भी हैं। इनको मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। इन इस प्रकार के क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग में कैसे, इधर आपको लिख दिया इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, और यहां आपको किसी पॉइंट का नाम दे दिया, फिर इधर वेस्टलैंड दे दिया, इधर दे दिया, फिर आपको मैच करवाते हैं। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। मॉडर्न एज के इस क्वेश्चन में मॉडर्न एज के इंपोर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स को लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखिएगा। जोसेफ कॉनार्ड इंग्लिश नॉवलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है, अ लीडिंग मॉडर्निस्ट राइटर है। कौन है भाई ये, मॉडर्निस्ट राइटर है। इज बेस्ट नॉन फॉर हिज नॉवेल्स
अपने नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। कौन? जोसेफ कॉनार्ड जो है वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं और किसके लिए जाने जाते हैं? अपने नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। और उसके जो फेमस नॉवेल्स हैं उनमें से दो जो हमने यहां लिख रहे हैं ये आपको याद होने चाहिए। हार्ट ऑफ डार्कनेस ये इनका नॉवेल है और लॉर्ड जिम ये इनका नॉवेल है। ठीक है भाई, तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप आराम से आंसर कर देंगे। उसके बाद में टीएस इलियट ये लीडर थे मॉडर्निस्ट मूवमेंट के, मॉडर्न एज के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े पोइट टीएस इलियट हुए हैं। तो टीएस इलियट का नाम आप याद रखेंगे। टीएस इलियट के जो मेजर वर्क्स हैं आप उनको भी याद रखेंगे। टीएस इलियट वाज अ लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट, ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट के लीडर हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया इनके मेजर जो है वर्क्स, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रिफॉक, द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड बहुत फेमस है, द हॉलो मैन और एस वेडनेसडे ये इनके फेमस वर्क्स हैं। तो आप टीएस इलियट का नाम याद रखेंगे, टीएस इलियट कौन से एज से थे ये याद रखेंगे, और टीएस इलियट के मेजर वर्क्स कौन से हैं ये आप याद रखेंगे। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में जेम्स जॉयस ये क्या थे? ये भी मॉडर्निस्ट मूवमेंट से संबंधित हैं। और इनका जो हमने पहले पढ़ा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो वहां वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस को हमने पढ़ा था। तो यहां फिर लिख रहे हैं इसमें कि एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को। हीज बेस्ट नोन वर्क्स आर यूलिसिस, यूलिसिस ये इनका नॉवेल है और एक यूलिसिस पोइम है टेनिसन की। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने एक जगह लिखाया हुआ है यूलिसिस टेनिसन, टेनिसन विक्टोरियन पोइट, उनकी पोइम है यूलिसिस। और ये जो जेम्स जॉयस का है ये नॉवेल है एंड ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये इनके नॉवेल्स हैं। और ये नॉवेल जो है वो किसके लिए फेमस है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए फेमस है। इनके जो नॉवेल्स हैं वो किसके लिए फेमस हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए। जब हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा था तब हमने यहां इनका जिक्र भी किया था। एजरा पाउंड जो है ये अमेरिकन पोइट हैं, क्रिटिक हैं और मॉडर्न मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो मॉडर्न एज है उसमें ही इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग इमेजिस्ट मूवमेंट। इमेजिस्ट मूवमेंट जो है मॉडर्न मूवमेंट का ही एक हिस्सा है और ये जिसको क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? एजरा पाउंड को जाता है इस मूवमेंट के लिए। ही रॉट ए बुक ऑफ क्रिटिसिज्म मेक इट न्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इट न्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इट न्यू। इसको आप ठीक से देख लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। मेक इट न्यू जो है मानते ये हैं कि मॉडर्न एज की जो शुरुआत है वो यहां से है। मेक इट न्यू से लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपने टेक्निक्स में, अपनी थीम्स में मॉडर्न जो एज की रिप्रेजेंटेटिव थीम्स है उसको शामिल करना शुरू किया। which us poets to be innovative. एजरा पाउंड इज नॉन फॉर मेनी फेमस पोएम्स। उनकी जो फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक तो ये है इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये इंपॉर्टेंट है एजरा पाउंड की। और एक उनकी द कैंटोस ये है। तो ये आपको किसके बारे में याद रखना था? एजरा पाउंड के बारे में याद रखना था। मैं फिर कह रहा हूं वीनस वर्ल्ड की जो बुक्स हैं उन बुक्स में हमने सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक्सप्लेन करने का फायदा ये होता है कि अभी जो आपने इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन से उसके बाद जो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी है, इस एक्सप्लेनेशन में मॉडर्न एज के जो मेजर राइटर्स हैं उनका आपका रिवीजन हो जाएगा एक्सप्लेनेशन से। के बाद अपन देखते हैं एजरा पाउंड हो गया। एजरा पाउंड के बाद में हेनरी जेम्स जो है ये अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं मॉडर्न एज के। ही इज बेस्ट नॉन फॉर हिज नॉवल पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन किया, आपको इसी ढंग से मोमेंट्स और पीरियड्स के एक एक क्वेश्चन के हिसाब से उनकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है उस एक्सप्लेनेशन को आप ठीक ढंग से तैयार करें। ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर सकते थे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर उनको मिल गया। कैसे मिल सकता था आंसर इस क्वेश्चन का? इनमें से मानो आपको कोई एक आदमी का नाम याद था, जैसे आपको याद था कि टीएस इलियट जो है वो मॉडर्न एज के हैं, और आपने इन चारों में से कह दिया कि ठीक है साहब इसका मॉडर्न एज है, और ये क्वेश्चन तो मुझे आ गया। ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए तो ठीक है कि एग्जाम में ऐसा हो जाए तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप इन सबको अच्छे तरीके से देखें।
इसके एक्सप्लेनेशन को ठीक तरीके से देखें, तब आपकी तैयारी जो है वो एग्जाम के लेवल की होती है। आप सब जानते हैं कि आजकल एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बहुत डीप पढ़ना आवश्यक है। केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम चलने वाला है नहीं। जिस लेवल का कंपटीशन है और जिस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन आर फेमस प्लेज बाय। इस क्वेश्चन में हम जो मॉडर्न एज के जो ड्रामेटिस्ट हैं, प्ले राइट जो हैं मॉडर्न एज के, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। और उनमें से एक बहुत बड़े प्ले राइट हुए हैं, ड्रामेटिस्ट हुए हैं, और उनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक प्ले को पूछा गया था। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पूछा गया है तो बाकी के हारोल्ड पिंटर का भी पूछ सकते हैं, जेम्स ऑसबॉर्न का भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे आप लोगों को कम से कम इनके नाम तो पता होना चाहिए कि ये कौन से एज के ड्रामेटिस्ट हैं। कई कई बार तो सीधा ही पूछ लेते हैं कौन से एज के ड्रामेटिस्ट हैं, तो फिर उनके ये ड्रामाज पूछ सकते हैं। आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन बहुत फेमस ड्रामा है इनका, मैन एंड सुपरमैन बहुत फेमस है। और पिग्मेलियन आर द फेमस प्लेज बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये किसके प्लेज हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, और इसमें जो बाकी ड्रामेटिस्ट हमने देखे हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ ब्रिटिश प्लेराइट एंड नोबेल प्राइज विनर। ब्रिटिश प्लेराइट थे। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज द ग्रेटेस्ट। कहने का मतलब यह है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि शेक्सपियर अपने जमाने में सबसे शानदार थे, और आज के जमाने में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सबसे अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं। वास्तव में थे भी, मॉडर्न एज के शानदार ड्रामेटिस्ट इनको माना जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज अ ब्रिटिश प्लेराइट एंड नोबेल प्राइज विनर हु रॉट मेनी फेमस प्लेज, जिनमें कौन कौन से हैं? सेंट जॉन पूछा था इनका इस बार, पिग्मेलियन है, आर्म्स एंड द मैन है, मैन एंड सुपरमैन है, सेंट जॉन है, और मेजर बारबरा। ये इनके कुछ मेजर प्लेज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन से एज के ड्रामेटिस्ट थे, और उनके कुछ बहुत मेजर ड्रामा जो हैं उनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। वो यहां है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन बच्चों के पास ये कंटेंट नहीं है, मैं लिखवाना नहीं चाह रहा हूं, लिख भी नहीं सकते, लिखने में बहुत टाइम भी लगता है, तो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पे डाल दूंगा। यदि आपने ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया हुआ है तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको जरूर वहां हेल्प मिलेगी। जॉन एम सीन्स, ये आयरिश प्लेराइट थे, और इनका जो इंपॉर्टेंट ड्रामा है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये पहले किसी क्लास में प्रेस्क्राइब भी था, एमए में था या बीए में था, कहीं मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये ड्रामा जो है ये प्रेस्क्राइब था, तो आप पे इसको जरूर ध्यान देंगे। जॉन जेम्स ऑसबॉर्न जो है वो इंग्लिश प्लेराइट थे, स्क्रीन राइटर थे, एक्टर थे, और वो जिस ड्रामा के लिए जाने जाते हैं वो है लुक बैक इन एंगर। तो एक एक ही बता रहा हूं आप लोगों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके वही बता रहे हैं, तो कम से कम एक एक आप जरूर इसको ध्यान रखें, राइटर का नाम याद रखें, और उनका जो मेजर ड्रामा है लुक बैक इन एंगर ये रखें। उसके बाद में हारोल्ड पिंटर है। हारोल्ड पिंटर जो है वो मॉडर्न एज में भी मानते हैं उनको, और उनको पोस्ट मॉडर्न एज में भी मानते हैं। पोस्ट मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट हैं ये। तो ज्यादातर जगह आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इनको पोस्ट मॉडर्न एज में, क्योंकि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी कुछ लिखा है, इसलिए इनको पोस्ट मॉडर्निस्ट माना जाता है। इसलिए यहां दोनों लिखा हुआ है, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट। हिज बेस्ट नॉन प्लेज इंक्लूड द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी इनका बहुत शानदार प्ले है। द बर्थडे पार्टी, द होम कमिंग एंड बिट्रायल। तो ये इनके कुछ प्लेज थे। तो मॉडर्न एज के जो ड्रामेटिस्ट हैं वो और उनके इंपॉर्टेंट प्ले हमने देखने की कोशिश की। तो यदि यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है?
इसमें क्या है कि सारे जो ऑप्शन हैं वो अलग अलग मोमेंट से रिलेटेड है, एक मूवमेंट के नहीं है सारे ऑप्शन। एक ऑप्शन में रोमांटिसिज्म है, एक में रियलिज्म है, एक में मॉडर्निज्म है, एक में पोस्ट मॉडर्निज्म है, इस प्रकार से है ये। रोमांटिसिज्म इमर्ज्ड एज a reaction against industrial revolution and emphasized emotion and imagination। ये सही बात है। इमोशन और इमेजिनेशन को एम्फेसाइज करने का काम जिस एज में सबसे ज्यादा हुआ है वो एज था रोमांटिक एज। तो इसमें यही पूछा है। रोमांटिसिज्म अमर्ज्ड प्रकट हुआ, आया एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के एक रिएक्शन के रूप में ये अमर्ज हुआ, और इसने किस पे जोर दिया? इमोशंस पे और इमेजिनेशन पे इसने जोर दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला पॉइंट जो है वो रोमांटिक एज के बारे में बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को रोमांटिक एज से या कोई भी एज जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मुख्य रूप से कब तक था ये एज, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखो रोमांटिक एज को कब से कब तक माना जाता है। फिर रोमांटिक एज की कुछ मुख्य विशेषताएं, कम से कम 7 से 8 विशेषताएं आप लोगों को पता होनी चाहिए इसकी, कि ये मुख्य विशेषताएं हैं इसके। उसके बाद रोमांटिक एज के मेजर राइटर्स कौन से हैं, और उन मेजर राइटर्स के कुछ मेजर वर्क्स जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। यही तरीका है किसी भी मोमेंट, किसी भी एज को तैयार करने का। रियलिज्म फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग अ सेंस ऑफ डेली लाइफ थ्रू डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। रियलिज्म का मतलब यह था कि जो चीजें जैसी हैं उनको वैसी की वैसी ही दिखाया जाए, चाहे वो थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव ना लगे तब भी ये है। तो ये बात भी ठीक है। रियलिज्म फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ डेली लाइफ, जैसी जिंदगी है उसको वैसी की वैसी दिखाना। The term magic realism is associated with modernism। ये मॉडर्निज्म से रिलेटेड नहीं है। ये जो टर्म आपको दिख रही है मैजिक रियलिज्म, मैजिक रियलिज्म का संबंध जो है वो पोस्ट मॉडर्न टेक्निक से है। ये जो टेक्निक आपको बताई हुई है ये कैसी टेक्निक है? पोस्ट मॉडर्न एज से रिलेटेड है। पोस्ट मॉडर्न एज का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप उस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं पोस्ट मॉडर्न एज वाले को, तो वहां से आप लोगों को कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी, और पोस्ट मॉडर्न एज से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। देखो यूट्यूब पे भी मैंने बहुत कुछ करवा दिया है, बहुत कुछ, सारे लगभग ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 70 के आसपास तो डाउट सेशन करवा दिए थे, और लगभग 40 के आसपास ये हो रहे हैं। तो 110-20 के आसपास तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो सीधे सीधे आपके टॉपिक से इतने सारे वीडियोज हो रखे हैं, तो बहुत कुछ करवा दिया है। आप इनको ठीक तरीके से देखें, आप लोगों की बड़ी हेल्प होगी। ये पोस्ट मॉडर्न एज थे। मॉडर्निस्ट मूवमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड। मॉडर्न एज जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है उससे ब्रेकअप है, और उसके बाद किस पे फोकस करता है? फ्रेगमेंटेशन एंड एलियनेशन। तो ये जो थीम है फ्रेगमेंटेशन के, एलियनेशन के, कंफ्यूजन के, ये कौन से एज की हैं? ये मॉडर्न एज की हैं। तो ये आंसर आप पे तभी कर पाएंगे जब आपने मॉडर्न एज को ठीक तरीके से पढ़ा है, आपने पोस्ट मॉडर्न एज को ठीक से पढ़ा है, आपने रियलिज्म को पढ़ा है, आपने रोमांटिसिज्म को पढ़ा है, तब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और आजकल क्वेश्चंस पूछे जाने का यही तरीका है। तो इसमें 3 को छोड़ के बाकी सब सही है। तो पूछा क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो 3 वाला इसमें सही नहीं है, और बाकी सबके सब इसमें ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द टर्म मैजिक रियलिज्म का जो संबंध है वो कौन से है? पोस्ट मॉडर्न एज से है। पोस्ट मॉडर्न एज की टेक्निक्स जो हैं, थीम्स जो हैं, उसका एक अलग से क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, पिछली बार किया था, उससे पिछली बार किया था। तो उनको आप अच्छे से देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? देखो भाई, आप आंसर कीजिएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चंस के लेवल को देखिएगा। ये क्वेश्चंस तभी सोल्व हो सकते हैं जब आपने चीजों को ठीक तरीके से पढ़ लिया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? सिंबोलिस्ट मूवमेंट आपने पढ़ा होगा ठीक तरीके से।
Symbolism, literary moment sought to capture the complexities of human psychology and consciousness through introspection and symbolism. बिल्कुल सही पॉइंट है। सिंबोलिस्ट मोमेंट जो है वो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज है, आदमी की जो जटिलताएं हैं उनको, उनकी कॉन्शियसनेस को, कि वो क्या सोच रहा है, कैसा चल रहा है, उन सब चीजों को सिंबोलिज्म के थ्रू, उनको इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू बताने की कोशिश की हुई है। तो ये जो पॉइंट है ये सिंबोलिज्म के लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिएगा, द स्लोगन मेक इट न्यू इज वाइडली एट्रीब्यूटेड टू जोसेफ कॉनार्ड। नहीं, मेक इट न्यू बुक भी है, इनका स्लोगन है। तो इसका संबंध जो है थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब अपन मॉडर्न एज को पढ़ रहे थे, मॉडर्न एज के राइटर्स को पढ़ रहे थे, तो मॉडर्न एज के राइटर में हमने एक राइटर को पढ़ा था, एजरा पाउंड। किसको पढ़ा था? एजरा पाउंड जो है वो टीएस इलियट के दोस्त भी हैं। एजरा पाउंड को पढ़ा था। तो ये मेक इट न्यू का जो संबंध है वो जोसेफ कॉनार्ड से नहीं है, मेक इट न्यू का संबंध एजरा पाउंड से है। तो हम इसको यहां लिख देंगे एजरा पाउंड। तो दो वाला सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय आई ए रिचर्ड्स। देखो मॉडर्न एज के कुछ क्रिटिकल वर्क्स हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए। क्रिटिसिज्म की जो बुक्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग करके, और उसमें जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, उन बुक्स के बारे में पूछा हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो ये बुक है, ये बुक जो है वो किनकी है? ये बुक है आई ए रिचर्ड्स की है। ठीक है, तो इसमें जो सही नहीं है वो केवल दो वाला नहीं है, तो ये इसमें है। अब अपन इसकी एक्सप्लेनेशन में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की उनको एक बार देख लेते हैं। तो वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक बार उनको देखिएगा। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, आपसे पूछेंगे ये बुक किसकी लिखी हुई है। तो ये बुक किसकी लिखी हुई है? ये टीएस इलियट की लिखी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि यहां जितनी भी क्लासेस आप सबको करवाई जा रही हैं मोमेंट्स ऑन पेड्स की, यहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वीनर्स वर्ल्ड मींस एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में ये डाली है। इस क्वेश्चन क्योंकि मुझे पता है कि यहां से क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कोई दूसरी वर्क पूछ लेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हमने यहां देख लिया है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये एक बुक है और इसको किसने लिखा है? टीएस इलियट ने लिखा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात ये। के बाद है क्या? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये अभी बताए आपको, आई ए रिचर्ड्स की है। द ग्रेट ट्रेडिशन, ये जो बुक लिखी हुई है द ग्रेट ट्रेडिशन, ये एफ आर लेविस की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? एफ आर लेविस की लिखी है। और 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, ये जो बुक लिखी हुई है, ये चारों बुक्स को आप ठीक तरीके से तैयार कर लें। हो सकता है किसी, देखिएगा, पोस्ट मॉडर्न एज में और मॉडर्न एज में किताबों के नाम पूछे गए हैं। पोस्ट मॉडर्न एज में भी पूछे गए हैं, पिछली बार भी पूछा था, उससे पहले जो सेकंड ग्रेड वाली एग्जाम हुई थी उसमें पोस्ट मॉडर्न एज से एक बुक का नाम पूछा था। संस्कृत डिपार्टमेंट में पोस्ट मॉडर्न एज से एक बुक का नाम पूछा है और इन बुक्स का नाम मॉडर्न एज से पूछा है। तो आप इनको ठीक तरीके से तैयार कर लें। यदि आपके नोट्स में अभी तक ये नहीं है तो कहीं भी इनको नोट कर लें और एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करके जाएं। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज ए वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय विलियम एम्पसन। तो ये विलियम एम्पसन की है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ठीक ढंग से और फिर इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सेंटेंस। विलियम वर्ड्सवर्थ इज known as a high priest of nature in romantic poetry. रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ का बड़ा नाम है, he is a great poet of nature. ग्रेट poet of nature. तो उनको कहा जाता है known as high priest of nature in romantic poetry. रोमांटिक पोइट्री में हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर किसको कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जॉन कीट्स इज नॉन एज हाई प्रिस्ट ऑफ ब्यूटी इन रोमांटिक पोइट्री, और जॉन कीट्स को हाई प्रिस्ट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है।
जॉन किट्स को किसका कहा जाता है? ब्यूटी कहा जाता है। पिक्टोरियल क्वालिटी इनकी पोएम्स की विशेषता है। और एस.टी. कोलरिज को ग्रेट पोइट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट ठीक है, तीनों पॉइंट्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इनको ग्रेट प्रिस्ट, हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, इनको हाई प्रिस्ट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है जॉन किट्स को। और विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स के बाद में तीसरा बड़ा नाम जो है एस.टी. कोलरिज, उनको ग्रेट पोइट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म कहा जाता है। तो ये चीजें तीनों की तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, और इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है? 4 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है अभी, चलो आगे देखते हैं। ये हैं अपनी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बहुत शानदार अद्भुत पुस्तक है ये। वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वॉल्यूम फर्स्ट है। इसमें लिटरेचर कंप्लीट कवर किया हुआ है, डिटेल्ड स्टडी के साथ है। उसके बाद 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं इस ढंग से सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी है। ये ग्रामर की बुक है जो 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें है। और ये बुक्स, इस बुक से आपको ग्रामर के क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे जो की त्यों सेम लैंग्वेज से पहले भी मिले हैं, और मुझे पूरी विश्वास है, पूरी आशा है, संभावना इस बात की है कि आगे भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ये जो बुक है आपकी, ये मेथड्स की बुक है, पेडागोजी। इसमें कंप्लीट थियरी है और उसके साथ साथ खूब सारे क्वेश्चंस हैं, 700 के आसपास क्वेश्चंस हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपकी ये है वॉल्यूम 2, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें 500 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, अभी आपने देखे क्वेश्चन का लेवल, तो ये क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अपने आसपास कहीं से भी आप अच्छी किताबों की जो दुकान है वहां से इन बुक्स को बाई कर सकते हैं। और यदि वहां नहीं मिले तो आप पे इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके, संपर्क करके आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। किताबें आपके घर तक पहुंच जाएंगी और बहुत शानदार किताबें हैं। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, ये जो टेक्निक है ये पोस्ट मॉडर्निज्म की टेक्निक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। और ये जो फेमस बुक ये किसकी है? ये जीन बॉडीलार्ड की बुक है। पूछा ये है कि सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन इज फेमस बुक बाय, ये किनकी बुक है? तो ये जीन बॉडीलार्ड की बुक है। बहुत शानदार बुक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी आपसे। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन इज ए फेमस बुक बाय जेन बॉडीलार्ड। ये मॉडर्न नहीं पोस्ट मॉडर्न एज से रिलेटेड है, और इनकी जो थ्योरी है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के हैं। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो थ्योरीज हैं पोस्ट मॉडर्न एज के, उनमें ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के हैं। ठीक है अभी, के बाद देखिएगा आइसोलेशन, एलिनेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड कंफ्यूजन आर मेजर थीम्स ऑफ। ये कौन से मोमेंट की थीम्स हैं? कौन सी? आइसोलेशन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर पूछ सकते हैं। एलिनेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड कंफ्यूजन, ये जो है ये मॉडर्न एज से रिलेटेड है। कौन से एज से रिलेटेड है? मॉडर्न एज से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए मॉडर्न एज कब से कब तक माना जाता है, मॉडर्न एज के मेजर पॉइंट्स कौन से हैं, मॉडर्न एज के मेजर ड्रामेटिस्ट कौन से हैं, नॉवेलिस्ट कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसकी थीम्स क्या हैं, इन सब चीजों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। की थीम्स ऑफ मॉडर्निज्म आर इंडिविजुअलिज्म, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि मॉडर्न एज के मुख्य जो थीम्स हैं वो कौन सी हैं। तो की थीम्स ऑफ मॉडर्निज्म आर इंडिविजुअलिज्म, एलिनेशन, आइसोलेशन, डिसइल्यूजनमेंट, कंफ्यूजन, फॉर्मलिज्म, सिंबोलिज्म, ये इसकी थीम्स हैं। फेमस मॉडर्निस्ट राइटर्स आर जेम्स जॉयस, फ्रेंच काफ्का, वर्जीनिया वुल्फ, एजरा पॉन्ट एंड टी.एस. इलियट, ये इसके मेजर राइटर्स हैं। कौन से एज के? मॉडर्न एज के। तो एक के छोटा सा आपका ये रिवीजन हो रहा है इससे कि कौन सी थीम है, कौन से राइटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई इसको आंसर कीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में एक एक पॉइंट को समझते हुए आंसर कीजिएगा।
द पीरियड बिटवीन 1901 एंड 1939, 1901 से लेके 1939 तक के समय को जनरली एक्सेप्टेड एज मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उसको क्या माना जाता है? जनरली उसको मॉडर्न एज माना जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय है वो कौन सा एज है, वो मॉडर्न एज है। कई जगह आप लोगों को इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। क्वीन विक्टोरियाज डेथ इन 1901, क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई 1901 में, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, उसको मॉडर्न एज की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। एंड द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और वर्ल्ड वॉर के शुरुआत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में इंडिकेट्स इट्स एंड, और वहां से इसका एंड माना जाता है। तो मॉडर्न एज के बारे में ये बात भी बिल्कुल ठीक है। के बाद देखिएगा, एडवांस ऑफ साइकोलो एनालिसिस, the advance of psychoanalysis has a deep impact on the creative works of this work। इस पीढ़ के जो वर्क्स हैं उन पर आपको गहरा प्रभाव दिखाएगा साइको एनालिसिस का। यानी इसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो लोगों के जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है उसको पढ़ने का प्रयास किया गया है, वहां से चीजें लिखने की कोशिश की गई हैं। तो ये भी ठीक है। के बाद में द थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्राइड एंड अर्नस्ट मार्क इन्फ्लुएंस्ड अर्ली मॉडर्निस्ट लिटरेचर। ये ठीक बात है, उस जमाने में सिगमंड फ्राइड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी थ्योरी ने बहुत प्रभावित किया है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो चारों के चारों पॉइंट जो हैं वो मॉडर्न एज से रिलेटेड है और मॉडर्न एज को ठीक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये चारों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में है। ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। Which of the following is not true with regard to stream of consciousness? Stream of consciousness के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? Stream of consciousness is defined as a person's thought and conscious reaction to events perceived as a continuous flow। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को माना जाता है किसी आदमी का विचार या किसी घटना के प्रति उसकी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल फ्लो में हो, अनब्रोकन हो, जैसा उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं वैसा का वैसा एकदम लिखता चला जाए, उस प्रकार की बात को कंटिन्यूअस फ्लो जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम फॉकनर इन हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बात सही नहीं है। जो टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस की थी विलियम जेम्स ने। किसने की थी? विलियम जेम्स ने की थी। और विलियम जेम्स की बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी बुक थी। और इस बुक में उन्होंने इसको क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। तो दूसरे वाला पॉइंट जो है वो सही नहीं है। 1890 में उनकी एक बुक आई थी ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में, और उस समय की बात है। ठीक है। तो ये दूसरे वाला पॉइंट जो है ये सही नहीं है। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम जेम्स। विलियम फॉकनर की जगह क्या आना चाहिए था? विलियम जेम्स आना चाहिए था। इन हिज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इट इज अ लिटरेरी स्टाइल इन विच ए कैरेक्टर्स थॉट, फीलिंग्स एंड रिएक्शंस आर डिपिक्टेड इन ए कंटिन्यूअस फ्लो। ये एक लिटरेरी स्टाइल है जिसमें कैरेक्टर के थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसके रिएक्शंस को डिपिक्ट किया जाता है, चित्रित किया जाता है एक कंटिन्यूअस फ्लो में, अनइंटरप्टेड, जिसको किसी प्रकार से इंटरप्ट नहीं किया जाता है, किसी प्रकार से किसी चीज से बाधित नहीं किया जाता है बाय ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन और कन्वेंशनल डायलॉग्स। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, यानी जैसे उसके दिमाग में जो चीजें आ रही हैं बिल्कुल वैसे ही फ्लो में अनइंटरप्टेड दिखाया जाता है। यही होता है आपका क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ आर अमंग इट्स नोटेबल अर्ली एक्सपोनेंट्स। जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ के जो आपको वर्क्स मिलते हैं उसमें इस टेक्निक का खूब प्रयोग किया हुआ है। तो ये था, दूसरे को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट इसमें ठीक है। और अब आज के, अच्छा ये इसके एक्सप्लेनेशन है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड, जो ऊपर बताया हुआ वही है। और द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। इट इज लिटरेरी स्टाइल। ये सब चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वही इसके एक्सप्लेनेशन में यहां लिखी हुई हैं। ठीक है।
अब चलते हैं अपन आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। यदि अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास आपको ठीक लगी हो तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगे। और पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल ऑफ गॉथिक लिटरेचर। वैसे गॉथिक लिटरेचर पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वैसे तो लगभग सभी मूवमेंट्स पे बनाया हुआ है, चाहे वो मॉडर्निज्म हो, पोस्ट मॉडर्निज्म हो, रियलिज्म हो, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो, सब पे बनाए हुए हैं वीडियोज। आपको सिर्फ देखना है उनको, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक लिटरेचर। हॉरस वॉलपॉल, यहां से शुरुआत मानी जाती है गॉथिक लिटरेचर की। उनका नॉवल है कैसल ऑफ ऑटेंटो, बिल्कुल ये गॉथिक लिटरेचर है। एंड रेडक्लिफ्स नॉवल द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो, ये भी बिल्कुल सही है। देखो गॉथिक लिटरेचर के एग्जांपल्स आपसे पूछते हैं तो आपको याद होने चाहिए। मैथ्यू आर्नोल्ड का है द मंक, ये भी बिल्कुल ठीक है। और वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डॉलोवे, ये नहीं है। तो ये तीन जो एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? गॉथिक लिटरेचर के एग्जाम्पल हैं, ये नहीं है। 1 2 3 इसका सही आंसर है, तो ये इसका सही आंसर हो। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिएगा और मैक्सिमम रिवीजन कीजिएगा। जितना एग्जाम नजदीक आता है बच्चा घबराने लगता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कंटेंट आपको दिया गया है उस कंटेंट पे पूरा विश्वास करके बार बार चीजों को रिवाइज कीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत शानदार परिणाम आपका आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।